जय हिंद। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा 5वां सेशन है। इससे पिछले सेशन में हमने रिवीजन किया था सोशल इश्यूज़ के बारे में। अगर आपने वो सेशन देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आपको वो सेशन देखना चाहिए। सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे माइनिंग सेक्टर एंड मिनरल्स के बारे में। माइनिंग सेक्टर एंड मिनरल्स पिछले कुछ सालों में अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आज के सेशन में मोटे मोटे तौर पर पहले 2 स्लाइड्स के अंदर हम बात करेंगे माइनिंग सेक्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, पढ़ेंगे माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में, और बात करेंगे माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनिंग सेक्टर इन इंडिया के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री देखने को मिलती है, एंट्री 54। यूनियन लिस्ट की ये जो एंट्री 54 है, ये बात करती है अबाउट रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, और यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि इसके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर किसके पास में होती है। इसके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर पार्लियामेंट के पास में होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर एक एंट्री देखने को मिलती है, एंट्री 23। स्टेट लिस्ट की ये जो एंट्री 23 है, ये भी बात करती है अबाउट रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, बट इट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 का मतलब यूनियन लिस्ट। बेसिकली स्टेट की जो पावर है, इट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। इजी और सिंपल सी बातचीत है। यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री देखने को मिलती है, एंट्री 54। यूनियन लिस्ट की ये जो एंट्री 54 है, इट टॉक्स अबाउट रेगुलेशंस ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, और यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर लेजिस्लेट करने की पावर किसके पास में होती है, पार्लियामेंट के पास में होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर एक एंट्री देखने को मिलती है, एंट्री 23। स्टेट लिस्ट की ये जो एंट्री 23 है, ये भी बात करती है about regulation of mines and mineral development, but it is subject to provisions of list 1। list 1 का मतलब यूनियन लिस्ट। बेसिकली स्टेट की जो पावर है, इट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। एंट्री 54 के तहत पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए MMDR एक्ट ऑफ 1957 को इनेक्ट किया। ये जो MMDR एक्ट ऑफ 1957 है, इसके बारे में अभी आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि एंट्री 54 के तहत पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए MMDR एक्ट ऑफ 1957 को इनेक्ट किया। ये जो MMDR एक्ट ऑफ 1957 है, ये सभी मिनरल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, सिवाय माइनर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स के। माइनर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स को छोड़कर सभी मिनरल्स के ऊपर एप्लीकेबल है MMDR एक्ट ऑफ 1957। सवाल आता है, ये जो माइनर मिनरल्स देखने को मिलते हैं और ये जो मेजर मिनरल्स देखने को मिलते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। माइनर मिनरल्स होते क्या हैं? ये जो हमारा MMDR एक्ट ऑफ 1957 है, इसके अंदर एक सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन 3 क्लॉज ई। ये जो सेक्शन 3 क्लॉज ई है, इसके तहत जिन मिनरल्स को डिफाइन किया गया है, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, उन्हीं को माइनर मिनरल्स बुलाया जाता है। और ऐसे मिनरल्स जिनको माइनर मिनरल के तौर पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, जिनको छोड़ दिया गया है, उनको क्या बुलाया जाता है, उनको मेजर मिनरल्स बुलाया जाता है। इजी सी बातचीत है। MMDR एक्ट ऑफ 1957 के तहत एक सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन 3 क्लॉज ई। ये जो सेक्शन 3 क्लॉज ई है, इसके तहत जिन मिनरल्स को डिफाइन किया गया है, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है, उन्हीं को माइनर मिनरल्स बुलाया जाता है। और ऐसे मिनरल्स जिनको माइनर मिनरल के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया है, छोड़ दिया गया है, उनको बुलाया जाता है मेजर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सैंड है, ग्रेवल है, ब्रिक अर्थ है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, क्वार्टजाइट है और कंकड़ है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं माइनर मिनरल्स के। मेजर मिनरल्स की अगर बात करें तो ये जो हमारा MMDR एक्ट ऑफ 1957 है, इसमें एक शेड्यूल 1 देखने को मिलता है।
ये जो शेड्यूल 1 है इसमें मेजर मिनरल्स को क्लासिफाई किया गया है। जैसे इसमें पार्ट ए देखने को मिलता है। पार्ट ए बात करता है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जैसे कोल है, जैसे लिग्नाइट है। पार्ट बी देखने को मिलता है। पार्ट बी बात करता है एटॉमिक मिनरल्स के बारे में, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। पार्ट सी देखने को मिलता है। पार्ट सी बात करता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के बारे में। पार्ट डी देखने को मिलता है। पार्ट डी बात करता है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के बारे में। और ये जो पार्ट डी है इसमें 2023 में 24 मिनरल्स को ऐड किया गया है। एक और जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो क्या है, बजट 2025-26 में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको रिक्लासिफाई किया गया एज मेजर मिनरल। कौन कौन से मिनरल्स हैं? एक है बेरिट्स, दूसरा है फेल्ड्सपर, तीसरा है माइका और चौथा है क्वार्ट्ज। बेरिट्स, फेल्ड्सपर, माइका और क्वार्ट्ज, ये वो मिनरल्स हैं जिनको 2025-26 के बजट के थ्रू रिक्लासिफाई किया गया है एज मेजर मिनरल। अच्छा, अगर ग्रांट ऑफ लीज की बात की जाए तो माइनर मिनरल्स के केस में ये जो ग्रांट ऑफ लीज है ये कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। मेजर मिनरल्स के केस में भी ये जो ग्रांट ऑफ लीज है ये देती तो स्टेट गवर्नमेंट ही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में। अगर बात की जाए रूल मेकिंग फॉर कंसेशंस के बारे में, तो माइनर मिनरल्स के केस में ये जो रूल मेकिंग फॉर कंसेशंस है ये कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन मेजर मिनरल्स के केस में ये जो रूल मेकिंग फॉर कंसेशंस है ये कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर बात की जाए रॉयल्टी रेट्स के बारे में, तो माइनर मिनरल्स के केस में ये जो रॉयल्टी रेट्स हैं इनको कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन मेजर मिनरल्स के केस में ये जो रॉयल्टी रेट्स हैं इनको कौन डिसाइड करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और क्रिटिकल मिनरल्स के केस में पूरी की पूरी पावर एक्सक्लूसिवली किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। अब बात आती है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के बारे में। MMDR एक्ट ऑफ 1957, ये जो MMDR एक्ट ऑफ 1957 है इसको मल्टीपल टाइम्स अमेंड किया गया है। जैसे 2015 में अमेंड किया गया। 2015 के अमेंडमेंट से पहले तक एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम देखने को मिलता था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम देखने को मिलता था। लेकिन ये जो 2015 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है इसको रिप्लेस किया गया विद मैंडेटरी ई ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स। अब मिनरल ब्लॉक्स का मैंडेटरी ई ऑक्शन देखने को मिलता है। पहले देखने को मिलता था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम। ये जो 2015 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है इसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे। तो 2015 में अमेंडमेंट देखने को मिला। इसके बाद 2021 में भी अमेंडमेंट देखने को मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसलिए छोड़ दिया गया है। फिर 2023 में अमेंडमेंट देखने को मिला इस MMDR एक्ट में। और ये जो 2023 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू एक लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई ऑफ 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, जिनकी बात अभी हमने की है, शेड्यूल 1 में देखने को मिलती है, पार्ट डी में बातचीत की गई है। तो एक तो 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दी गई टू ऑक्शन देयर माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस। माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस को ऑक्शन करने की पावर एक्सक्लूसिवली किसको दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। और इसके अलावा ये जो 2023 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। डीप सीटेड मिनरल्स का मतलब होता है जो अर्थ क्रस्ट में बहुत अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह, उनको बोला जाता है डीप सीटेड मिनरल्स। तो ये जो 2023 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू 2-3 चीज़ें की गई, इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें की गई। एक तो एक 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दी गई तो ऑक्शन देयर माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस। और तीसरा,
एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स के लिए। और फिर रिसेंटली ये जो MMDR एक्ट है इसमें अमेंडमेंट किया गया 2025 में। और ये जो 2025 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू ये जो NMET है, ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। क्या नाम रखा गया? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट। और इसका स्कोप भी एक्सपेंड किया गया। अब ये फंड कर सकती है एक्सप्लोरेशंस एंड डेवलपमेंट बोथ विद इन इंडिया एंड ओवरसीज। पहले सिर्फ इंडिया में ही फंड कर सकती थी, लेकिन अब ओवरसीज भी फंड कर सकती है। तो इसका जो स्कोप है उसको एक्सपेंड कर दिया गया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है फॉर मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेट्स एंड मेटल्स। तो दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है फॉर मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेट्स एंड मेटल्स। तीसरा, पहले एक 50% की सरप्लस सेल कैप हुआ करती थी, अब उसको रिमूव कर दिया गया है। अब क्या है? अब अनरेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ सरप्लस मिनरल्स को अलाउ कर दिया गया है। और चौथा, एडिशनल मिनरल्स को एग्जिस्टिंग लीज में इंक्लूड किया जा सकता है। जो लीज होल्डर्स हैं जिनके पास में परमिशन है वो अब स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडिंग अदर मिनरल्स। तो ये जो 2025 का अमेंडमेंट है इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई। एक तो ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, और इसका जो स्कोप है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है फॉर मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेट्स एंड मेटल्स। तीसरा, अनरेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ सरप्लस मिनरल्स को अलाउ कर दिया गया। और चौथा, एग्जिस्टिंग लीजेस में अब एडिशनल मिनरल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो 2015 का अमेंडमेंट है इसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है इसकी कहानी क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको MMDR अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। इसको स्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है हर उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे माइनिंग लीज देखने को मिलती है। हर उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे माइनिंग देखने को मिलती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी को स्टैब्लिश करती है जिसका नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है इसका काम क्या है? इसका काम है वेलफेयर ऑफ पर्संस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है इसके पास में पैसा कहाँ से आता है? जो लीज होती है, जो माइनिंग की परमिशन होती है, जिसको परमिशन मिलती है वो अप टू 30% रॉयल्टी के तौर पे पे करते हैं DMF को। बेसिकली ये जो DMF है इसके पास में पैसा आता है उस रॉयल्टी से। पहले 10% रॉयल्टी हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद अप टू 30% कर दिया गया रॉयल्टी को। और ये जो पैसा है इसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यूज करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्संस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो माइनिंग सेक्टर इन इंडिया है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है मिनरल्स के बारे में। इंडिया में लगभग 95 मिनरल्स देखने को मिलते हैं। कितने मिनरल्स देखने मिलते हैं? 95 मिनरल्स देखने मिलते हैं, जिसमें से कुछ फ्यूल मिनरल्स होते हैं, कुछ मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, कुछ एटॉमिक मिनरल्स होते हैं, कुछ माइनर मिनरल्स होते हैं। इंडिया में 3 मेजर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 मेजर बेल्ट्स देखने को मिलती हैं? एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, दूसरा साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन और तीसरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन के बारे में। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है, उड़ीसा देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है। की मिनरल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? आयरन ओर देखने को मिलता है, कोल देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है, बॉक्साइट देखने को मिलता है और माइका देखने को मिलता है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है ये हमारे कंट्री का सबसे मिनरलाइज्ड बेल्ट है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दामोदर वैली कोल भी देखने को मिलता है। दूसरी बेल्ट है
साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ये जो साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है ये देखने को मिलता है कर्नाटका में, गोवा में, तमिलनाडु में और केरला में। की मिनरल्स कौन से देखने को मिलते हैं? आयरन ओर देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है, लाइमस्टोन देखने को मिलता है, बॉक्साइट देखने को मिलता है। केरला में मोनोजाइट सैंड देखने को मिलती है, थोरियम देखने को मिलता है। गोवा में आयरन ओर देखने को मिलता है। ये जो बेल्ट है इसमें कोल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, हालांकि नेवेली तमिलनाडु के अंदर लिग्नाइट देखने को मिलता है, लेकिन इन जनरल कोल जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट के कंपैरिजन में ये लेस डाइवर्स भी है। और तीसरी बेल्ट देखने को मिलती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, बेसिकली अरावलीज वाला रीजन। राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में ये जो अरावलीज वाला रीजन है यहाँ पे भी कई सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। की मिनरल्स की अगर बात करें तो कॉपर देखने को मिलता है, जिंक देखने को मिलता है। राजस्थान में सैंडस्टोन देखने को मिलता है, ग्रेनाइट देखने को मिलता है, मार्बल देखने को मिलता है, जिप्सम देखने को मिलता है, फुलर अर्थ देखने को मिलता है, डोलोमाइट देखने को मिलता है और लाइमस्टोन देखने को मिलता है। और गुजरात में पेट्रोलियम देखने को मिलता है, सॉल्ट देखने को मिलता है। बसीन के बारे में आपने सुना होगा, मुंबई हाई के बारे में आपने सुना होगा, ये सारे पेट्रोलियम वाले एरियाज हैं। राजस्थान जो है वो बिल्डिंग स्टोन हब है, यहाँ पे खूब सारा बिल्डिंग स्टोन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और गुजरात पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ये जो तीन मेजर बेल्ट्स हैं इनकी बातचीत 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में की गई है। अगर आपने एनसीईआरटीज़ को ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनसीईआरटी में बड़े खूबसूरत तरीके से कवर की गई हैं। फिर इसके बाद बात आती है मेजर मिनरल्स के बारे में, और सबसे पहले बात की गई है आयरन एंड स्टील के बारे में। आयरन एंड स्टील के मामले में लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, फिर ब्राज़ील है, फिर रशिया है, फिर चाइना है और 5वें नंबर पे इंडिया आता है। लार्जेस्ट रिजर्व्स के मामले में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें नंबर पे इंडिया है। लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ध्यान देना, लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं और 5वें नंबर पे इंडिया आता है। लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और एक्सपोर्टर की अगर बात करें तो इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और मेन बायर्स कौन है? चाइना है, इंडोनेशिया है, ओमान है, मलेशिया है और ब्राज़ील है। इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया इंपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट क्यों करता है? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो हाई क्वालिटी कोल है उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, और दूसरा जो स्टील की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और हम जो इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, ब्राज़ील से करते हैं, कनाडा से करते हैं। आयरन एंड स्टील के मामले में जो टॉप आयरन ओर स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, टॉप पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे झारखंड है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे कर्नाटका है और 5वें पे गोवा है। टॉप आयरन ओर स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है। अच्छा, कई टाइप के आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है हेमेटाइट, दूसरा देखने को मिलता है मैग्नेटाइट, तीसरा देखने को मिलता है लिमोनाइट और चौथा देखने को मिलता है साइडराइट। ये जो हेमेटाइट होता है इसमें 70% आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है और रेडिश कलर का होता है। ये जो हेमेटाइट है इसके मेजर रीजन्स कौन से हैं? उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है। फिर दूसरा है मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट होता है इसमें आयरन कंटेंट जो है वो 60 से 70% के बीच में होता है। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसमें जितना ज़्यादा आयरन कंटेंट होगा उतना बेहतर होगा वो। तो मैग्नेटाइट में 60 से 70% आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। वैल्यू इसकी हाई होती है। ये ब्लैक कलर का ओर होता है। ये देखने को मिलता है कर्नाटका में, आंध्रा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और केरला में। फिर लिमोनाइट, लिमोनाइट के अंदर 40 to 60% आयरन कंटेंट देखने मिलता है। येलोइश कलर का होता है, इंफीरियर होता है और ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू, जो कि बड़ी इजी माइनिंग होती है, उसके थ्रू इसको निकाला जाता है। ये देखने को मिलता है रानीगंज में, गढ़वाल में, गढ़वाल कहाँ पर है? उत्तराखंड में, मिर्जापुर में और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में।
और चौथा है साइडराइट। ये जो साइडराइट है इसमें लेस देन 40% आयरन कंटेंट देखने को मिलता है। आयरन कार्बोनेट होता है बेसिकली, हाईली इम्प्योर होता है और इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता है। बेसिकली खर्चा ज़्यादा आता है इसको प्योरीफाई करने का, इसको निकालने का फ़ायदा कुछ होता नहीं है। ये धारवाड़ और कडप्पा रॉक्स में देखने को मिलता है। तो ये जो बातचीत है इसको बेसिक तौर पे याद रखना, काम आती है ये। आयरन एंड स्टील की बातचीत क्या है, होपफुली आपके दिमाग में सेट हुई होगी। मोटे मोटे तौर पे दोबारा से अगर देखें तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया 5वें नंबर पे आता है। लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसर्स के मामले में 4th लार्जेस्ट है और एक्सपोर्टर्स के मामले में इंडिया 5th लार्जेस्ट है। टॉप इंडियन और स्टेट की अगर बात करें तो उड़ीसा है। टाइप्स की अगर बात करें तो हेमेटाइट है जो कि वेस्ट क्वालिटी का होता है, मैग्नेटाइट है जिसकी वैल्यू हाई होती है, लिमोनाइट है जो कि येलोइश और इन्फीरियर होता है, और चौथा साइडराइट है जो कि हाईली इम्प्योर होता है। फिर इसके बाद कोल है। कोल के लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो यूएस में देखने को मिलते हैं। यूएस के बाद रशिया है, रशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है। तो लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो यूएस में देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया है। और लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है और चाइना के बाद इंडिया है। ध्यान देना, कोल के मामले में लार्जेस्ट रिजर्व्स यूएस में देखने को मिलते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडोनेशिया है और लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है और चाइना के बाद इंडिया है। इंडियन स्टेट्स में अगर देखें तो कोल का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर तेलंगाना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? झारखंड है। कोल के भी 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक एंथ्रासाइट है, दूसरा बिट्यूमिनस है, तीसरा लिग्नाइट है और चौथा पीट है। पीट जो है वो सबसे लो ग्रेड का कोल होता है। बेसिकली इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पीट में हाई मॉइस्चर देखने को मिलता है और लो कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। जो कार्बन कंटेंट होता है वो लेस देन 40% होता है। और कोल में आपको समझ में आना चाहिए बेहतर कोल कौन सा है? जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो। तो पीट में लो कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है और हाई मॉइस्चर देखने को मिलता है। ये लो ग्रेड का कोल होता है। फिर है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो ब्राउन कलर का लो ग्रेड कोल होता है। इसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलता है, मोर देन 35%। फिर ये जो लिग्नाइट है इससे बेहतर है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस जो है वो सॉफ्ट कोल है। इसमें 40 to 80% कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा अवेलेबल और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला कोल बिट्यूमिनस कोल है। इसमें मॉइस्चर और जो वॉलेटाइल कंटेंट होता है वो 15 to 40% होता है। और जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो हार्ड कोल होता है। इसमें 80 to 90% कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है, ना के बराबर मॉइस्चर देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बढ़िया क्वालिटी एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे बिट्यूमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट और सबसे खराब क्वालिटी पीट। इजी और सिंपल सी बातचीत। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? झारखंड है। सबसे ज़्यादा रिजर्व्स यूएस में देखने को मिलते हैं कोल के। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पहले नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और लार्जेस्ट इंपोर्टर पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया। मैग्नीज की अगर बात करें तो वर्ल्ड लीडर्स कौन है? पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका है, दूसरे पे गेबोन है और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। मैग्नीज के मामले में सबसे टॉप पे कौन है? साउथ अफ्रीका है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है जापान को। जापान लार्जेस्ट बायर है मैग्नीज का हमसे। फिर फ्रांस को भी करता है थोड़ा बहुत, साउथ कोरिया को भी करता है, सऊदी अरेबिया को भी करता है और कनाडा को भी करता है। टॉप स्टेट्स की अगर बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा। ये जो मैग्नीज है इसको स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको फेरो अलॉयज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मैग्नीज है इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर बात आती है एल्यूमिनियम के बारे में।
लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गुनिया में देखने को मिलते हैं। गुनिया में लार्जेस्ट रिजर्व्स देखने को मिलते हैं एल्यूमिनियम के। गुनिया के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद वियतनाम है, और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया है। ये जो एल्यूमिनियम है इसके इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं? एक है बॉक्साइट, एक है क्रायोलाइट और एक है कोरिंडम। ये जो ओर्स हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं? एक है बॉक्साइट, दूसरा है क्रायोलाइट और तीसरा है कोरिंडम। ये जो एल्यूमिनियम है इसमें टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी। मैग्नीशियम के मामले में टॉप स्टेट है मध्य प्रदेश और एल्यूमिनियम के मामले में टॉप स्टेट है उड़ीसा। और इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं एल्यूमिनियम के? एक है बॉक्साइट, दूसरा क्रायोलाइट और तीसरा कोरिंडम। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? चिली में देखने को मिलते हैं। चिली के बाद पेरू, पेरू के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद रशिया और रशिया के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो कॉपर है इसके इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं? एक है चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट के अलावा मालाचाइट और मालाचाइट के अलावा कपराइट। ये जो कॉपर है इसके इंपॉर्टेंट ओर्स चाल्कोपाइराइट, मालाचाइट और कपराइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर बात करें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। राजस्थान में जो खेतरी कॉपर बेल्ट है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड और झारखंड के बाद बिहार। हालांकि कहीं कहीं आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। तो कॉपर के केस में राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम के लार्जेस्ट रिजर्व्स चाइना में देखने को मिलते हैं। चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया है। टाइटेनियम के दो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, एक इल्मेनाइट और दूसरा रूटाइल। रूटाइल और इल्मेनाइट आर द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ टाइटेनियम। ये बेसिक बातचीत है। ये जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं इन पे आपको बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है एटॉमिक मिनरल्स के बारे में। दो एटॉमिक मिनरल्स प्राइमरी हैं, एक है यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। यूरेनियम के लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, कजाकिस्तान में, कनाडा में और रशिया में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, फिर कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? कजाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद नाम्बिया है। लार्जेस्ट इंपोर्टर्स कौन है? पहले नंबर पे फ्रांस है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे यूएस है। ये जो यूरेनियम है इसके इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं? एक है पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड के अलावा कार्नोटाइट और कार्नोटाइट के अलावा टोरबेरनाइट। और ये जो ओर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूरेनियम की बातचीत खूब हो रही है आजकल। तो यूरेनियम के इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से हैं? एक है पिच ब्लेंड, दूसरा है कार्नोटाइट और तीसरा है टोरबेरनाइट। लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं यूरेनियम के। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कजाकिस्तान है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी कजाकिस्तान है और लार्जेस्ट इंपोर्टर फ्रांस है। इंडिया वर्ल्ड का सिर्फ 2% यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। और दूसरा एटॉमिक मिनरल है थोरियम। थोरियम के लार्जेस्ट रिजर्व्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, थोरियम के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया के बाद ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये जो थोरियम है इसको मोनाजाइट से ड्राइव किया जाता है। मोनाजाइट सैंड के बारे में आपने सुना होगा। आंध्र प्रदेश, केरला, ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे खूब सारा मोनाजाइट देखने को मिलता है और मोनाजाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है थोरियम को। और थोरियम के लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो इंडिया में देखने को मिलता है। यूरेनियम इंपॉर्टेंट है इस बार, तो इसको थोड़ा और ढंग से देखना। फिर इसके बाद कुछ बैटरी मिनरल्स होते हैं, जैसे लिथियम है। लिथियम के लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो चिली में देखने को मिलते हैं, चिली में देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं, फिर चाइना में देखने को मिलते हैं। तो लार्जेस्ट रिजर्व चिली में देखने को मिलते हैं। लिथियम के ओर्स की अगर बात करें तो एक लेपिडोलाइट है, फिर पेटालाइट है, फिर ब्राइन डिपॉजिट्स हैं। लेपिडोलाइट, पेटालाइट और ब्राइन डिपॉजिट्स आर इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ लिथियम। कोबाल्ट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर क्यूबा में। कोबाल्ट के लार्जेस्ट रिजर्व्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलते हैं। फिर निकल है। निकल के लार्जेस्ट रिजर्व्स जो हैं वो इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। निकल के लार्जेस्ट रिजर्व्स इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। प्रेशियस मिनरल्स की अगर बात करें तो गोल्ड है।
गोल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद रशिया है, रशिया के बाद साउथ अफ्रीका है। इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें तो गोल्ड सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखने को मिलता है, कर्नाटका के बाद झारखंड है और झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो पेरू में देखने को मिलता है, पेरू के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद रशिया है। डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड के लार्जेस्ट रिजर्व्स रशिया में देखने को मिलते हैं और रशिया के बाद बोत्सवाना है। इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें तो डायमंड जो है वो पन्ना एमपी में देखने को मिलता है। देखो यूरेनियम इंपॉर्टेंट है और यूरेनियम के अलावा गोल्ड के बारे में भी और सिल्वर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गोल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, इंडियन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में देखने को मिलता है और सिल्वर के लार्जेस्ट रिजर्व जो हैं वो पेरू में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मेटल्स। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं दे आर अ सेट ऑफ 17 लस्ट्रस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स। 17 एलिमेंट्स या 17 लस्ट्रस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स को रेयर अर्थ मेटल्स बुलाया जाता है। नाम से ऐसा लगता है कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनकी क्वांटिटी, इनकी अबंडेंस बेहद कम होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये अर्थ क्रस्ट के अंदर अबंडेंस में अवेलेबल हैं, प्लेंटीफुल हैं, लेकिन इनका जो माइनेबल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, वो लेस कॉमन है। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये बड़े वैल्यूबल होते हैं, बड़े स्ट्रेटेजिक होते हैं। अबंडेंस की कमी नहीं है, अर्थ क्रस्ट के अंदर खूब अबंडेंस में अवेलेबल होते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन इनका जो माइनेबल कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस कॉमन है और इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल्स बुलाया जाता है। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो हाई डेंसिटी देखने को मिलती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है, हाई कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, ट्राईवैलेंट चार्ज देखने को मिलता है। बेसिकली वैलेंसी जो है वो 3 होती है और सिमिलर आयोनिक रेडी देखने को मिलती है। रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में चाइना टॉप पे है। चाइना प्रोवाइड्स मोर देन 85% ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ्स। चाइना इस मार्केट को पूरे तरीके से डोमिनेट करता है। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनका यूज़ कहाँ पे देखने को मिलता है? इनका यूज़ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिलता है, परमानेंट मैग्नेट्स में देखने को मिलता है, कैटलिस्ट में देखने को मिलता है, बैटरी में देखने को मिलता है, डिफेंस में देखने को मिलता है और डिफेंस में इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। कितने हैं? टोटल 17 है। अर्थ क्रस्ट के अंदर अबंडेंस में अवेलेबल है, लेकिन इनका जो माइनेबल कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट एक रेयर अर्थ मेटल है सेरियम। ये जो सेरियम है इट इज 25th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। इनफैक्ट इसकी जो अबंडेंस है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो अबंडेंस की कमी नहीं है, माइनेबल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल बोला जाता है। और रेयर अर्थ मेटल्स की मार्केट को डोमिनेट कौन करता है? चाइना इस मार्केट को डोमिनेट करता है। फिर इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स जिनको क्रूशियली यूज़ किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, इकोनॉमी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और जिनमें हाई सप्लाई डिसरप्शन रिस्क देखने को मिलता है। बेसिकली ऐसे मिनरल्स जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हाई होती है और जिनकी सप्लाई रिस्क भी ज़्यादा होती है। अभी नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कमेटी ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया। ये जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनमें से 24 जो हैं उनको MMDR एक्ट के शेड्यूल 1 के पार्ट डी में ऐड किया गया और इनके ऊपर सेंटर हैज एक्सक्लूसिव ऑक्शन अथॉरिटी। और 6 एटॉमिक मिनरल्स हैं। ये जो 6 एटॉमिक मिनरल्स हैं इनको एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है। की मिनरल्स की अगर बात करें तो लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है और ग्रेफाइट है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट इनको यूज़ किया जाता है EV बैटरीज के लिए। इसके अलावा नियोडाइमियम है और डायस्प्रोसियम है। ये जो नियोडाइमियम है और डायस्प्रोसियम है इसको यूज़ किया जाता है विंड टर्बाइंस में। फिर सिलिकन है, टेल्यूरियम है, इंडियम है और गैलियम है, इनको यूज़ किया जाता है सोलर पैनल्स के लिए। फिर टाइटेनियम है
और वेनेडियम है, इनको यूज़ किया जाता है डिफेंस के लिए। और इसके अलावा सिलिकम है, गैलियम है और जर्मेनियम है, इनको यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। इंडिया के सामने चैलेंज क्या है? इंडिया जो है वो 100% इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हमारी। और ग्रेफाइट के मामले में 60% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है हमारी, जो कि अपने आप में प्रॉब्लमेटिक बात है। ये जो मार्केट है इसको चाइना डोमिनेट करता है। लगभग 60 से लेकर 90% तक की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है ऑफ 20+ क्रिटिकल मिनरल्स, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? वो चाइना में देखने को मिलती है। हमारा ये जो चैलेंज है इससे डील करने के लिए सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को लॉन्च किया। ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है इसको लॉन्च किया गया जनवरी 2025 में और इसको 7 साल के लिए लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर इंडियाज क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बाय एंश्योरिंग मिनरल अवेलेबिलिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज एंड स्ट्रेंथनिंग दी वैल्यू चेन्स। इसके अलावा हम इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमने डेवलप की है, क्वाड के साथ में हम काम कर रहे हैं, IPEF के साथ में हम काम कर रहे हैं, पैक्स सिलिका के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर बात आती है 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। एक है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इसको लॉन्च किया गया नवंबर 2025 में। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। इनके अंदर की एलिमेंट्स कौन से देखने को मिलते हैं? एक नियोडाइमियम, दूसरा प्रेसोडाइमियम और तीसरा सेमेरियम। नियोडाइमियम, प्रेसोडाइमियम और सेमेरियम जो है वो की एलिमेंट्स होते हैं रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर। इनका यूज़ कहाँ पे देखने को मिलता है? EV मोटर्स में यूज़ देखने को मिलता है, विंड टर्बाइन जनरेटर्स में यूज़ देखने को मिलता है, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ देखने को मिलता है, एरोस्पेस में यूज़ देखने को मिलता है, डिफेंस सिस्टम में यूज़ देखने को मिलता है और प्रेसिजन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स में यूज़ देखने को मिलता है। तो ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है इसको नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया। और ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बातचीत की गई। बजट 26-27 में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बातचीत की गई। और रेयर अर्थ कॉरिडोर्स क्या है? नाम से क्लियर है, ये बेसिकली डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड जोन्स हैं फॉर माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के माइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, R&D के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड जोन्स बनाए जाएंगे जिनको क्या बुलाया जाएगा? रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बुलाया जाएगा। और ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स हैं ये 4 मिनरल रिच कोस्टल स्टेट्स में बनाए जाएंगे। कौन कौन से? एक उड़ीसा, दूसरा केरला, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। कौन कौन से? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके लिए लगभग 7200 करोड़ का बजट दिया गया है अंडर REPM मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। और इसका एम क्या है? चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना है, EVs को सपोर्ट करना है और डिफेंस और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स को बिल्ड करना है, उनको सपोर्ट करना है। और इसके साथ माइनिंग सेक्टर और मिनरल्स की बातचीत खत्म हो गई। देखो मिनरल्स के बारे में तो ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमने रिवाइज कर लिया है। बाकी माइनिंग सेक्टर में और बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें हैं जिनको आप NCERTs में पढ़ते हो, जिनको आप कॉमन किताबों में पढ़ते हो, लेकिन हाँ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।